मिडिल ईस्ट में फिर बदल रही है सियासी साजिशें। जहां कभी मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहीं अब बंद कमरों में डील की दस्तक तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सालों से जमी बर्फ के पिघलने का इंतजार तो दुनिया को है। और क्या कतर ने वो दांव चल दिया है जिसने पूरा खेल का रुख बदल दिया? कतर के इसी बड़े सवाल पर होगी आज की सबसे बड़ी चर्चा। और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर का रास्ता, जिसमें देश के बड़े हिस्से की सांसें चलती हैं, जिस पर टिकी हुई है पूरे उत्तर पूर्व भारत की कनेक्टिविटी। अब इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर लिया गया है बड़ा फैसला। देश की सुरक्षा रणनीति में नए अध्याय क्या संकेत दे रहे हैं, और ममता सरकार के जाने के बाद आने वाले समय में यहाँ क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, आज के कार्यक्रम में इस पहलू पर भी होगी बड़ी चर्चा। और कहते हैं जब किला ढहता है तो पत्थरों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। तमिलनाडु की राजनीति में फिर उठने लगी है सत्ता बदलने की आहट। जहां एक तरफ विजय सरकार जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टालिन ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासी गलियारों में फिर उफान ला दिया है। क्या सरकार की कुर्सी सच में हिल रही है, या फिर ये विपक्ष की कोई नई रणनीति का हिस्सा है? इसी बड़े सियासी खेल का करेंगे सबसे बड़ा विश्लेषण आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट के बीच अचानक सुलह के संकेत मिलने लगे हैं, और इस बार कहानी के केंद्र में है अमेरिका ईरान के साथ कतर। कतर की एंट्री ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से रुके हुए परमाणु समझौते की प्रक्रिया को एक नई रफ्तार दी है। कतर को मिडिल ईस्ट की राजनीति में शांति दूत माना जा रहा है, और बातचीत कराने में इसे माहिर खिलाड़ी भी माना जाता है। यही वजह है कि एक बार फिर कतर ने दोनों देशों के बीच पुल बांधने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान दोनों पक्षों से सीधा संवाद शुरू किया है। कहा तो ये जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से आगे बढ़ रही है। जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के हालिया प्रस्ताव को पॉजिटिव बताया है। उन्होंने संकेत दिया है कि परमाणु समझौते की संभावना बनी हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि हालात को देखते हुए उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला फिलहाल टाल दिया है। यानी तलवार म्यान में है, बातचीत की मेज सज रही है। अमेरिकी मीडिया जो बता रही है उसके मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को समझौते के लिए भरोसा दिलाया है। कतर पहले भी कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, जैसे अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच की शांति वार्ता। अब सवाल यह है कि कतर ने इस बार खेल कैसे पलटा। पहली बात, कतर ने सऊदी अरब और यूएई जैसे अपने सहयोगी देशों को भरोसे में लिया। उन्हें समझाया कि अगर हालात बिगड़े तो तेल और गैस के ठिकाने सबसे पहले निशाने पर आएंगे। इसीलिए कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदने से बेहतर है पहले ही सावधानी बरत ली जाए। दूसरी बात, जब ईरान अमेरिका को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा था, तब कतर ने ईरान के विदेश मंत्री से सीधी बातचीत की। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि ईरान अपने परमाणु रुख को साफ तौर पर बताए और गोल गोल बात करने के बजाय सीधा संदेश दे। पहली बार ईरान ने खुले तौर पर परमाणु हथियार न रखने की बात कही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ईरान को तेल बेचने की अनुमति मिलने की खबर भी सामने आई है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति को राहत भी मिलेगी। इस प्रक्रिया में भी कतर की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते से कितनी दूरी पर है। इस पर गेस करना या इस पर अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। कतर लगातार दोनों पक्षों के बीच बातचीत तेज कराने में जुटा हुआ है। पिछले तनाव के दौरान भी कतर ने अपनी भूमिका निभाई थी, जब उसने फ्रीज किए गए लगभग $6 अरब ईरान को दिलवाए थे। फिलहाल अभी भी 3 बड़े मुद्दे फंसे हुए हैं। पहला, अमेरिका चाहता है ईरान का संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दिया जाए। दूसरा, ईरान अपने जब्त पैसे तुरंत वापस चाहता है। और तीसरा, ईरान चाहता है कि होर्मुज पर उसके नियंत्रण को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल जाए। अब देखना यह है कि ये बातचीत आखिर कहां तक पहुंचती है। क्या कतर की एंट्री से कुछ संभावनाएं सुलझेंगी? और भारत के नक्शे पर एक ऐसा टुकड़ा जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, और उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासी और सुरक्षा दोनों हलकों में हलचल तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक में
स्थित 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दी है। ये जमीन बॉर्डर फेंसिंग के लिए और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए दी गई है। इस दौरान बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। ये वही सकरा रास्ता है जो पूरे उत्तर पूर्व को भारत देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर के बीच की है। यही वजह है कि इसे चिकन नेक कहा जाता है। यह इलाका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है और चीन की सीमा के बेहद करीब है। यानी अगर इस इलाके में किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती पैदा होती है तो उसका असर सीधा देश के उत्तर पूर्वी तमाम राज्यों पर पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि देश की रणनीतिक सांसों का एक बड़ा रास्ता है। राज्य सरकार के इस फैसले को केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल में नई सरकार ने शपथ लेने के बाद तुरंत ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब केंद्र सरकार इस जमीन पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकेगी। माना जा रहा है कि जमीन का इस्तेमाल सुरक्षा चौकियां बनाने, सड़कें मजबूत करने और सीमा सुरक्षा को और भी सख्त बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कि ममता सरकार में संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया गया है कि इस जमीन पर कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से यह इलाका बेहद अहम है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान पहुंचाना, व्यापार करना और सेना की आवाजाही के लिए यही एकमात्र जमीनी रास्ता है। ऐसे में अगर यहाँ सुरक्षा मजबूत होती है तो इसका सीधा फायदा पूरे क्षेत्र को, यहाँ तक कि पूरे देश को मिलेगा। ये फैसला उस समय आया है जब पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लिया गया ये फैसला आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की तस्वीर बदल देगा? क्या घुसपैठ रुक पाएगी या फिर ये सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की? फिलहाल चिकन नेक पर सरकार का ये कदम राजनीतिक रूप से, सुरक्षात्मक रूप से, दोनों ही नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। और तमिलनाडु की राजनीति में उठने वाला है बड़ा सियासी तूफान। सत्ता की कुर्सी अब डगमगाने लगी है और विजय सरकार के खिलाफ अंदर ही अंदर ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकता है। ऐसा दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने का ये दावा है कि विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे समय से पहले चुनाव होने की संभावनाओं के लिए तैयार रहे। स्टालिन ने कहा, हार अस्थायी है, मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है। संभावना है कि विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ दोबारा यहां फिर चुनाव हो सकते हैं। हम वापसी करेंगे और फिर से जीतेंगे। स्टालिन ने यह भी कहा कि डीएमके पहले भी कई राजनीतिक झटकों से उबरकर वापस आ चुकी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु में सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आपको बता दें, सूरज डीएमके का चुनाव चिन्ह है। और इस दौरान स्टालिन ने हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए कहा कि वह इस चुनावी हार के लिए जवाबदेही स्वीकार करते हैं। खास बात यह रही कि स्टालिन अपने पारंपरिक कोलाथुल सीट से भी हार गए, यानी इस बार डीएमके को बड़ा झटका लगा है। कहते हैं जब किला ढहता है तो उसके पत्थरों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। अब सवाल ये है कि डीएमके को सरकार गिरने की संभावना क्यों लग रही है? एक तरफ विजय जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ स्टालिन सरकार गिरने की बाट जोह रहे हैं। डीएमके के सूत्रों का कहना है कि अगर उनके सहयोगी दल वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जो बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे हैं, अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो राजनीतिक संकट फिर खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अगर तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर या अदालतें एआईएडीएमके के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर देती हैं, तब भी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यानी सियासत की बिसात पर हर चाल अब बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि सत्तारूढ़ टीवीके के सूत्रों का तो कहना यह है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरह का उनकी सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका दावा है कि सरकार के पास पूरा बहुमत है और अपना कार्यकाल भी वो पूरा करेंगे। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय होने की भी अपील की है। उन्होंने इशारों में मान लिया है कि विजय की टीवीके इस मामले में उनसे कहीं आगे निकल चुकी है। स्टालिन का यह भी कहना है कि जिस राजनीति पर कभी चाय की दुकानों पर चर्चा हुआ करती थी, अब वही बहस सोशल मीडिया पर हो रही है। यानी डीएमके अपनी रणनीति बदलने की अब तैयारी में है। इसके साथ ही स्टालिन ने चुनावी हार के कारणों के जांच के लिए भी 36 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। ये समिति
जनता से सीधे फीडबैक लेगी और ये समझने की कोशिश करेगी आखिर पार्टी ने अपना जनाधार क्यों खोया। फिलहाल टीवीके के पास 107 सीटें हैं, जबकि सहयोगी कांग्रेस के पास 5 हैं। इसके अलावा 4 डीएमके समर्थक दलों का भी टीवीके को समर्थन प्राप्त है, जिसके पास 2-2 सीटें हैं। इसी वजह से सरकार बहुमत में बनी हुई है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को 25 बागी एआईएडीएमके विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ है, जिन्होंने हाल ही में विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में अपना वोट दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्टालिन की भविष्यवाणी सच साबित होगी या फिर विजय सरकार हर तूफान को पार कर सत्ता में बनी रहेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।